नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक कहानी की नहीं बल्कि एक कहानी पर की गई एक बेहद खूबसूरत समीक्षा की गहराइयों में उतरेंगे। जी। और वो कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला। एक ऐसी रचना जो मतलब एक सदी से भी ज्यादा समय से दिलों पर राज कर रही है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इस कालजयी कहानी का एक बहुत ही मार्मिक विश्लेषण है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि समीक्षा के नजरिए से वो कौन से तत्व हैं जो इस छोटी सी कहानी को इतना इतना विशाल बना देते हैं। सही कहा। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो कहानी की दुनिया में प्रवेश करने के लिए इसकी रूपरेखा बहुत ही सरल है और दिल को छू लेने वाली। एक अफगान आदमी रहमत, जिसे सब काबुलीवाला कहते हैं, वो अपना घर, परिवार, अपनी बेटी, अपनी छोटी बेटी को पीछे छोड़कर कलकत्ता आता है सूखे मेवे बेचने। जी। और यहाँ हजारों मील दूर उसकी एक अनोखी दोस्ती होती है, एक छोटी चंचल और बहुत बातूनी बंगाली लड़की मिनी से। और ये दोस्ती ही मतलब यही तो कहानी की धुरी है। समीक्षा में इस रिश्ते के लिए एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये एक असंभव आश्रय था। असंभव आश्रय, वाह। हाँ, काबुलीवाला के लिए जो अपनी बेटी की याद में तड़प रहा है, मिनी की मासूमियत, उसका अपनापन एक आश्रय बन जाता है। मिनी में उसे अपनी बेटी की छवि दिखती है और उसके साथ बिताया हर पल वो उसके पिता के दिल पर मरहम का काम करता है। सही। वो जो किशमिश और बादाम वो मिनी को देता है, वो सिर्फ मेवे नहीं है, वो एक भावना है। बिल्कुल, वो एक पिता का स्नेह है जो अपनी असली मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा। ये बहुत खूबसूरत तरीका है इसे देखने का। वो रोज की मुलाकातें, मिनी का वो मशहूर सवाल, काबुलीवाला ओ काबुलीवाला तुम्हारे झोले में क्या है? हाँ। ये सब एक बहुत ही आरामदायक सी लय बनाते हैं। हाँ। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत तेज और अप्रत्याशित मोड़ आता है। किसी से पैसे के लेन देन पर हुई एक झड़प में काबुलीवाला पर हमला करने का आरोप लगता है और उसे कई सालों के लिए जेल भेज दिया जाता है। जी। ये बहुत अचानक होता है। मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या समीक्षक इस हिस्से को सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस मानते हैं या इसका कोई गहरा मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है और समीक्षक का तर्क है कि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये कहानी का सबसे क्रूर यथार्थ है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे काबुलीवाला जैसे मतलब बाहरी लोगों के लिए उस समाज में जीवन कितना अनिश्चित और कठोर था। सही बात है। एक पल की गलतफहमी या गुस्सा उनकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता था। ये जेल जाना कहानी को एक प्यारी दोस्ती से निकालकर कठोर सामाजिक वास्तविकता के धरातल पर ले आता है। हाँ। और यहीं से कहानी का असली भावनात्मक सफर शुरू होता है जो हमें उसके क्लाइमेक्स तक ले जाता है। और वो क्लाइमेक्स, वो तो सच में भुलाए नहीं भूलता। सालों बाद जब काबुलीवाला जेल से छूटता है तो वो सीधा मिनी से मिलने जाता है। उसके जहन में आज भी वही छोटी बातूनी मिनी की तस्वीर है, लेकिन जब वो उसके घर पहुंचता है तो दरवाजे पर शहनाई बज रही होती है। हाँ, और समीक्षक इस क्षण का विश्लेषण बहुत गहराई से करते हैं। वो इसे स्मृति और यथार्थ का टकराव कहते हैं। स्मृति और यथार्थ का टकराव? जी। एक तरफ काबुलीवाला की स्थिर समय में जमी हुई याद है और दूसरी तरफ समय की बहती हुई नदी जिसने मिनी को एक युवती बना दिया है। और आज उसकी शादी है। हाँ, जब दुल्हन के जोड़े में सजी मिनी उसके सामने आती है और उसे पहचान भी नहीं पाती, वो एक पल काबुलीवाला के लिए एक पूरी सदी के बराबर होता है। समीक्षक लिखते हैं कि उस एक पल में काबुलीवाला को न सिर्फ मिनी से बल्कि अपने अतीत, अपनी बेटी की यादों और अपने बीते हुए समय से भी दोबारा बिछड़ना पड़ता है। मतलब एक दोहरा अलगाव। बिल्कुल, एक दोहरा अलगाव है जो इस दृश्य को अविस्मरणीय बना देता है। इस एक पल में इतना कुछ कह दिया गया है और ये हमें कहानी के सबसे मजबूत विषय पर ले आता है, पिता पुत्री का रिश्ता। जी। जैसा आपने कहा, ये रिश्ता सिर्फ काबुलीवाला और मिनी का नहीं है, ये हर उस पिता की कहानी है जो अपने बच्चे से दूर है। बिल्कुल। और समीक्षक इस बात पे जोर देती हैं कि टैगोर ने इस भावना को मतलब सार्वभौमिक बनाने के लिए बहुत ही सूक्ष्म प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहानी के अंत में आता है, जब काबुलीवाला अपनी जेब से एक मैला कुचैला सा कागज का टुकड़ा निकालता है। हाँ, वो हाथ की छाप। वही, उस कागज पर उसकी अपनी बेटी के हाथ की छाप है, जिसे वो इतने सालों से अपने सीने से लगाकर घूम रहा है।
समीक्षक इस हाथ की छाप को कहते हैं जीवाश्म बन चुकी भावना, अ फॉसिलाइज्ड इमोशन। क्या बात है, जीवाश्म बन चुकी भावना, है ना? ये सिर्फ एक छाप नहीं है, ये उसके प्रेम का, उसकी याद का, उसके दर्द का एकमात्र, आप कह सकते हैं, भौतिक सबूत है। और जब मिनी का पिता, जो खुद एक बेटी का बाप है, उस हाथ की छाप को देखता है तो अचानक उन दोनों के बीच की सारी दीवारें गिर जाती हैं। एकदम। वो उसे एक अजनबी, एक फेरी वाले की तरह नहीं, बल्कि अपने जैसे ही एक पिता के रूप में देखता है। हाँ, और यही वो क्षण है जहाँ कहानी एक व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठकर एक साझा मानवता के स्तर पर पहुंच जाती है। मिनी का पिता समझ जाता है कि काबुली वाला का मिनी के प्रति जो स्नेह था वो कितना निश्चल और गहरा था। उस एक पल में दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग सामाजिक स्तर, दो अलग संस्कृतियां, दो अलग अलग संस्कृतियों के पिता एक ही दर्द, एक ही स्नेह के धरातल पर आकर मिल जाते हैं। वो एहसास इतना मजबूत होता है कि वो अपनी बेटी की शादी के खर्चों में कटौती करके काबुली वाला को उसकी बेटी के पास अफगानिस्तान लौटने के लिए पैसे देता है। जी। समीक्षक के अनुसार ये सिर्फ सहानुभूति नहीं, ये समानुभूति का चरम है, एम्पैथी। और यही बात तो इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाती है ना, कि ये रिश्ता किसी भी पहचान से परे है। बिल्कुल। एक पठान, एक बंगाली, उस जमाने के कलकत्ता में जहां समाज इतना बटा हुआ था, ये सोचना भी मुश्किल था। सही कहा। ये हमें कहानी के दूसरे बड़े विषय की ओर ले जाता है, सीमाओं से परे मानवता। सही कहा। समीक्षक ने इसके लिए एक बहुत ही दमदार वाक्यांश गढ़ा है, भावनात्मक सरहद पार, इमोशनल क्रॉस बॉर्डरिज्म। अच्छा। उनका तर्क है कि टैगोर जानबूझकर ये दिखा रहे थे कि भावनाएं किसी भी इंसानी बनाई हुई सरहद को नहीं मानती, चाहे वो देश की हो, धर्म की हो या भाषा की। उन्होंने कहानी में दो ऐसे किरदारों को चुना जिनके बीच कुछ भी समान नहीं था सिवाय भावनाओं के, और यही दिखाकर उन्होंने साबित कर दिया कि इमोशन इज ग्रेटर देन लैंग्वेज, नेशन, रिलीजन। ये दिलचस्प है, लेकिन समीक्षा में क्या इस बात का भी जिक्र है कि कहानी में सिर्फ ये आदर्शवादी नहीं है? मेरा मतलब, मिनी की माँ तो शुरू में काबुली वाला को लेकर थोड़ी आशंकित रहती है। उसे डर लगता है कि कहीं वो मिनी को उठाकर ना ले जाए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। और हाँ, समीक्षक इस बारीकी की बहुत सराहना करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि मिनी की माँ का डर उस समय के सामाजिक पूर्वाग्रहों और अजनबियों के प्रति जो एक स्वाभाविक संदेह होता है उसको दर्शाता है। सही। टैगोर कोई काल्पनिक दुनिया नहीं रच रहे थे जहां सब कुछ निखुत है। वो यथार्थ को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन उस यथार्थ के बीच उन्होंने काबुली वाला और मिनी की दोस्ती को रखकर ये दिखाया कि व्यक्तिगत रिश्ते सामाजिक पूर्वाग्रहों पर जीत हासिल कर सकते हैं। माँ का डर समाज की आवाज है, जबकि मिनी और काबुली वाला का रिश्ता आत्मा की आवाज है, और अंत में आत्मा की आवाज ही जीतती है। यानी उस सामाजिक तनाव को दिखाकर टैगोर ने कहानी के संदेश को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। बिल्कुल। इसी दर्द और अलगाव से जुड़ा एक और पहलू है यादें और समय। जी। काबुली वाला जेल के वो लंबे साल वो मिनी की यादों के सहारे ही काटता है। उसके लिए मिनी हमेशा वही छोटी सी बच्ची रहती है। और यहीं पर कहानी का सबसे मार्मिक विरोधाभास छिपा है, जिसे समीक्षक स्मृति का धोखा कहते हैं। स्मृति का धोखा? हाँ, काबुली वाला के लिए जेल में समय लगभग रुक सा गया है और उसकी यादें एक तस्वीर की तरह स्थिर हो गई हैं। लेकिन बाहर की दुनिया में मिनी के लिए समय बहता जा रहा है। बिल्कुल। वो बड़ी हो रही है, उसकी दुनिया, उसके दोस्त, उसकी प्राथमिकताएं सब बदल रही हैं। शायद वो काबुली वाला को धीरे धीरे भूल भी रही है। जब काबुली वाला लौटता है तो वो सिर्फ एक इंसान का लौटना नहीं है, वो एक बीते हुए समय का वर्तमान से टकराना है, और इस टकराव में उसकी संजोकर रखी हुई यादें वो कांच की तरह टूट जाती हैं। सही कहा। उसे एहसास होता है कि आप किसी इंसान को यादों में कैद कर सकते हैं, लेकिन समय को नहीं। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें, पिता का स्नेह, सीमाओं से परे मानवता और समय का ये दर्दनाक खेल, तो सवाल उठता है कि एक सदी बाद भी ये कहानी इतनी खास क्यों है? क्यों आज भी ये उतनी ही प्रासंगिक है? समीक्षक इसका जवाब दो स्तरों पर देते हैं। पहला, कलात्मक स्तर पर। ये कहानी संक्षिप्तता की एक मिसाल है। जी। टैगोर कुछ ही पन्नों में भावनाओं का एक पूरा समंदर समेट देते हैं। एक भी शब्द फालतू नहीं है। हर दृश्य, हर संवाद का एक गहरा मतलब है। सही। लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है इसकी भावनात्मक प्रासंगिकता।
और आज के दौर में वो प्रासंगिकता क्या है? आज जब दुनिया पहचान, राष्ट्रीयता और सीमाओं को लेकर इतनी ज्यादा बटी हुई है, हाँ, ये तो है। जब हम और वो की दीवारें हर दिन और ऊंची की जा रही हैं, तब काबुली वाला एक सौम्य लेकिन मजबूत रिमाइंडर की तरह काम करती है। ये हमें याद दिलाती है कि इन सभी बाहरी पहचानों के नीचे हम सब एक ही भावनात्मक व्याकरण से बंधे हैं। एक अफगान पिता का दर्द एक बंगाली पिता के दर्द से अलग नहीं होता। सही बात है। ये कहानी हमें अपनी संकीर्ण पहचानों से उठकर एक दूसरे को सिर्फ एक इंसान के तौर पर देखने की प्रेरणा देती है। और जब तक दुनिया में ये दीवारें रहेंगी, इस कहानी की जरूरत हमेशा रहेगी। और अब आते हैं उस अंतिम राय पर जो हमारे स्रोत यानी इस समीक्षा में दी गई है। समीक्षक अपनी बात को बहुत मार्मिक शब्दों में समाप्त करते हैं। वो लिखते हैं, काबुली वाला एक कहानी नहीं, एक एहसास है। वाह! एक ऐसा एहसास जो आंखों को गीला और दिल को हमेशा के लिए थोड़ा और बड़ा कर देता है। बहुत सुंदर। इस खूबसूरत टिप्पणी के साथ समीक्षक ने इस कहानी को 5 में से 4.5 की शानदार रेटिंग दी है, जो इसके कालजयी दर्जे को और पुख्ता करती है। तो संक्षेप में अगर देखें, हमने समीक्षा के जरिए समझा कि काबुली वाला दोस्ती और पितृस्नेह की कहानी तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये मानवीय जुड़ाव की ताकत, समय की निष्ठुरता और यादों की नाजुक प्रकृति की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भावनाएं हर सरहद को पार कर जाती हैं, लेकिन समय की सरहद को पार करना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा में हमने काबुली वाला के नजरिए को समझा, उसके दर्द को महसूस किया। जी। हमने मिनी के पिता की समानुभूति को भी सराहा। लेकिन एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। सोचिए, उस दिन जब काबुली वाला सालों बाद लौटा, तो दुल्हन के जोड़े में सजी बड़ी हो चुकी मिनी के मन में क्या चल रहा होगा? अच्छा सवाल है। जब उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, मिनी, क्या तुम्हें ये याद है? उस पल उसके मन में कौन सी छवि उभरी होगी? क्या उसे वो बचपन की दोस्ती, वो किशमिश बादाम का स्वाद, वो अपनेपन की वो शलर याद आई, या उसके लिए वो सिर्फ एक भूली बिसरी याद का एक अजनबी चेहरा था? या कुछ और? या फिर क्या एक वयस्क के रूप में अपने पिता को उस अजनबी के लिए इतना भावुक होते देख उसे पहली बार एहसास हुआ होगा कि वो रिश्ता कितना गहरा था, जिसकी अहमियत वो बचपन में कभी समझ ही नहीं